नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। क्या उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास है कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार क्यों चली गई? उनकी पार्टी क्यों टूट गई? उनके 2/3 एमएलए टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों चले गए? और जिन एकनाथ शिंदे को 2019 में ही उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए था, उन्हीं एकनाथ शिंदे पर अब भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है, उसके पीछे उनकी सोच क्या है, उनकी रणनीति क्या है और इसका कितना बड़ा खामियाजा उद्धव ठाकरे को, ठाकरे परिवार को और उनकी शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात का भी एहसास है कि जो फैसला उन्होंने लिया है उससे पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार देवेंद्र फडणवीस भी कोई संतुष्ट और खुश नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की भी सभी 48 लोकसभा सीटों पर है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिली थी। 2019 में भी बीजेपी और उनके सहयोगियों को 64 सीटें मिली। 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ मिलकर के लड़े और मैक्सिमम सीटें जीती। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती और शिवसेना ने 18 सीटें जीती। एक सीट निर्दलीय नवनीत राणा ने, एक औरंगाबाद की सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, एक सीट चंद्रपुर वाली कांग्रेस ने और 4 सीट शरद पवार की पार्टी ने जीती थी। लेकिन जो ये दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, इसका एहसास कि ये कितना कारगर साबित होने वाला है महाराष्ट्र में, शायद 2024 में जाकर के उद्धव ठाकरे को होगा और शरद पवार और कांग्रेस को भी होगा कि उन्होंने एक्चुअल में 2019 में देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक करके और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा करके कितनी बड़ी गलती की थी। इन दोनों पार्टियों को इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को जरूर बहुत शिद्दत के साथ अब इस बात की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी कि उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से ना केवल इनको सत्ता गंवानी पड़ी है, बल्कि विधायक दल में बड़ी टूट, पार्टी में भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी टूट का सामना करना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे नहीं हैं, इस बात का भी उनको अच्छे तरीके से एहसास होना शुरू हो चुका होगा। जो बड़ी गलतियां इन्होंने की हैं, एक तो हिंदुत्व की जो छवि थी शिवसेना की, और बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे और जिन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा बुलंद किया था, उसको संबल दिया था। और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में इसीलिए आए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ
शिवसेना की और उनकी आइडियोलॉजी मेल खाती थी। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व को उस समय आगे बढ़ा रही थी और आज की तारीख में भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का नया चेहरा अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है, जिसको लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में उसने मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे बहुत सारे इशू हैं। जब से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, उसने कांग्रेस के और एनसीपी के सुर में सुर मिला करके या सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों, लिए गए फैसलों की भी आलोचना की है। जो राष्ट्र हित में फैसले लिए गए हैं, उनके भी विरोध में शिवसेना गई है, शिवसेना के प्रवक्ता गए हैं। और बाला साहब ठाकरे की जो विरासत रही है, वो हिंदुत्व की रही है। और अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए उस विरासत को ही तिलांजलि दे दें, तब आप समझ सकते हैं कि क्या बुरा हाल हो सकता है और हो चुका है। ये तो घोषित है कि कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार दोनों घोषित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व विरोधी इनकी एक छवि है। तो इनके अपने कार्यकर्ता, इनके अपने पदाधिकारी, इनके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ तक के इनके विधायक और मंत्री तक कंफ्यूज हो गए कि हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो एक्चुअल में है क्या। दूसरी बात यह है कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाई। इतनी जल्दबाजी कि इन्होंने पार्टी में प्रॉपर विचार विमर्श तक नहीं किया। और जब याद करिए 24 अक्टूबर को रिजल्ट आ गए थे 2019 में, और 2019 12 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी ने इनके रेस्पॉन्स का इंतजार किया। जब इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो भगत सिंह कोश्यारी ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और इसके बाद फिर इनके जो इनकी जो महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, अपने बेटे को भी मंत्री बनाने की, उसको शायद राजनीति के चतुर खिलाड़ी शरद पवार ठीक तरीके से भांप गए और वो भी देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनवाना चाहते थे, बनने नहीं देना चाहते थे। इसलिए इनकी जुगलबंदी हो गई, चीजें सिरे चढ़ गई। और उसके बाद जब सरकार बन गई तो इन्होंने जो हिंदुत्व की एक पहचान थी, जो बाला साहब ठाकरे की एक विरासत थी, उससे मुंह मोड़ लिया और शरद पवार ने इनको एक तरीके से अपने एजेंडे पर आगे चलाना शुरू कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार के बाला साहब ठाकरे से भी पारिवारिक रिश्ते थे, रिश्तेदारी थी। रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, वो भी शरद पवार के कुनबे से हैं। लेकिन खुद अपनी बायोग्राफी में शरद पवार ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो पारिवारिक रिश्ते थे, जो व्यक्तिगत रिश्ते थे, जो सामाजिक रिश्ते थे, वो अलग थे। हम मिल बैठ करके खाना भी खाते थे, मजाक भी करते थे, मिलना जुलना होता था, हर तरह की चीजें थी, हर तरह के समारोह में आना जाना था। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, तो सबसे बड़े मेरे राजनीतिक अगर शत्रु थे महाराष्ट्र में, तो वो बाला साहब ठाकरे थे। तो जो कुछ शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा, उसको अगर बाला साहब के ठाकरे के
सुपुत्र ही ना समझ पाए हों, तो फिर सवाल है कि किसकी गलती है? आपके होंगे भारतीय जनता पार्टी से मतभेद, लेकिन बाला साहब ठाकरे के रहते हुए कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलगाव की स्थिति क्यों नहीं आई? मतभेद तब भी होते थे, तब भी तनाव होते थे। कई बार प्रमोद महाजन, कई बार गोपीनाथ मुंडे, कई बार दूसरे नेता भी मातोश्री जाते थे, बाला साहब ठाकरे से मिलते थे, चीजें सुलझ जाती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे या तो अपने लिए भी ठीक वैसा ही सम्मान चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा लीडरशिप से, जैसा वो बाल ठाकरे को दिया करती थी, या फिर जो क्वालिटी बाला साहब ठाकरे में थी, वो इनमें कहीं दूर-दूर तक नहीं थी और ये अपने आप को बाला साहब ठाकरे ही समझने लगे थे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और जो अ, उद्धव ठाकरे हैं, उनके बीच खाई बढ़ती चली गई, जिसका फ़ायदा संजय राउत जैसे लोगों ने उठाया, कुछ दूसरे लोगों ने उठाया और शरद पवार ने तो भाँप लिया कि ये, और एक स्टेज ऐसी आई जब ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कर के शरद पवार के ही पीछे-पीछे चलना शुरू कर दिए और ये इनकी सबसे बड़ी चूक और भूल में से एक थी। ज़रा याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक्चुअल में रिश्ता कैसा था? एक भाईचारा था, एक समझ-बूझ थी, एक सम्मान था एक-दूसरे का और उसको एक स्वाभाविक गठबंधन माना जाता था, एक स्वाभाविक रिश्ता माना जाता था क्योंकि दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। दोनों की विचारधारा, आइडियोलॉजी एक जैसी थी और जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थे और नेता थे, वो भी बड़े सहज भाव से एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन जो इनका ये नया गठबंधन बना कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, ये तो कहीं से ना आइडियोलॉजी को लेकर के, ना विचारधारा को लेके, ना सिद्धांतों को लेकर के, ना स्वाभाविक जो एक प्रकृति होती है, मेल-मिलाप होता है, ये तो बेमेल गठबंधन था और राजनीति के वशीभूत या स्वार्थों की पूर्ति के लिए या भारतीय जनता पार्टी को या देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में आने से रोकने के लिए बना था। तो ये एक्चुअल में जो इनके कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, जो एमपी थे, उन्हीं के गले से नीचे नहीं उतर पाया। दूसरे, एकनाथ शिंदे, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो बाला साहब ठाकरे के प्रिय थे, उनके करीबी थे। बाला साहब ठाकरे ने उनको ग्रो किया, उनका विकास किया, उन पर विश्वास किया, उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी, अलग-अलग क्षेत्रों की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी। वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, वो विधायकों से मिलते थे और इस 2.5 साल में भी एकनाथ शिंदे का जो शेड्यूल था, वो टूटा नहीं, वो एज़ इट इज़ चलता रहा। एकनाथ शिंदे सबसे मिलते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सबसे मिलना बंद कर दिया। विधायकों से नहीं मिलना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं मिलना, यहाँ तक कि अपने कैबिनेट के शिवसेना कोटे के मंत्रियों से भी नहीं मिलना और ये इनके लिए बहुत घातक साबित हुआ। सोशल मीडिया पर अब तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इन्होंने 5-6 बड़ी गलतियाँ की हैं। एक गलती ये है कि खुद को ये बाला साहब ठाकरे समझ बैठे। दूसरी गलती ये है कि जिन शरद पवार पर बाला साहब ठाकरे ने कभी भरोसा नहीं किया और हमेशा कहा कि महाराष्ट्र में अगर किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं तो वो शरद पवार है। उन शरद पवार पर उनके सुपुत्र ने आँख मूंद करके भरोसा कर लिया। तीसरे, संजय राउत, उनको ये राजनीति का चाणक्य मान बैठे और कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के बजाय
इन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री बना लिया और हर जगह जहां भी प्रोग्राम होते थे और सार्वजनिक रूप से वो शामिल होते थे मुख्यमंत्री, उनके बराबर में आदित्य ठाकरे ही बैठते थे। यानी इनकी तरफ से लगातार ये संकेत दिए गए कि अब शिवसेना में किन्हीं मनोहर जोशी या किन्हीं नारायण राणे के लिए संभावनाएं नहीं हैं। जैसे दूसरी वंशवादी पार्टियों में वहां वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी के आदमी को आगे ले जा करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाता है, ऐसे ही मेरे कुनबे में भी, मेरी शिवसेना में भी अब ऐसा ही होगा। तो इससे कार्यकर्ताओं में भी निराशा हुई और जो बाकी की लीडरशिप थी वो भी इनसे खिन्न होकर के दूर चली गई। दूसरे, एक जो बड़ी गलती आमतौर पर इस तरह की जो वंशवादी पार्टियां होती हैं वो करती हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अपना गुलाम समझ लेना, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना कि ये तो हमारे साथ रहेंगे ही। ये एक बड़ी गलती थी। एक और गलती इन्होंने की, इन्होंने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को अटल और अडवाणी समझ लिया और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इनको एहसास कब हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं? जब अचानक इनको पता चला कि राज्यसभा का इलेक्शन भी हार रहे हैं, विधान परिषद का भी हार रहे हैं। रिजल्ट आने के अगले दिन टूट करके बहुत सारे एमएलए और मंत्री मुंबई से सूरत पहुंच चुके हैं, सूरत से चार्टर प्लेन के जरिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तब इनको एहसास हुआ कि हिंदुत्व को छोड़ने का इनका फैसला और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का जो इनका निर्णय था, मनमानी थी, वो इन पर कितनी भारी पड़ चुकी है। अगर इनको इस बात का एहसास नहीं होता कि हिंदुत्व की वजह से, हिंदुत्व को छोड़ने की वजह से ये दुर्गति हुई है, तो आखिरी कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद, उस्मानाबाद और एक और मुस्लिम नाम के शहर को ये दूसरा नाम ना देते, संभाजी नगर ना देते औरंगाबाद का नाम, क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ लुट चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है उस पर भी अब एकनाथ शिंदे की नज़र रहेगी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है, इसका नतीजा 2024 के इलेक्शन में दिखाई देगा। शिवसेना को भारी नुकसान होगा, शरद पवार को भी नुकसान होगा क्योंकि मराठा हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की भी मैक्सिमम लोकसभा सीटें उसके उसकी झोली में आ जाएं, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।